दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज प्रसंग में हम चर्चा करेंगे आज की डिजिटल दुनिया में निजता की रक्षा के बारे में। यह विषय हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपकी सुरक्षा से संबंधित है। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप अपनी सुरक्षा के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। आज की दुनिया को डिजिटल दुनिया कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज अपने जीवन की लगभग सभी आवश्यकताएं हमें ऑनलाइन मिल जाती हैं। पेमेंट से लेकर खरीदारी तक सब कुछ ऑनलाइन ही है। मनोरंजन भी ऑनलाइन है और वार्तालाप भी ऑनलाइन है। इन सुविधाओं के विकास के लिए सरकार लगातार गंभीर प्रयास कर रही है। इसके लिए सार्वजनिक डिजिटल अधोसंरचना या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भारत में बहुत तेजी से हो रहा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डीपीआई में शामिल हैं डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान प्रणालियां और डेटा के आदान प्रदान की प्रणालियां। डीपीआई के 3 महत्वपूर्ण उपयोग हैं। पहला, मानव या इंसान का सरल और तीव्र गति से मूवमेंट। दूसरा है धन का रियल टाइम में और सरल मूवमेंट। और तीसरा है व्यक्तिगत जानकारी को सरलता से साझा करना। भारत में डीपीआई का उदय वर्ष 2009 में आधार के लिए यूनिक आइडेंटिटी प्राधिकरण बनाने से हुआ था। इसने डीपीआई के अन्य संसाधनों की नींव डाली। डिजिटल पहचान से यूपीआई बनाना संभव हो पाया जिससे आज छोटे भुगतानों के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। इसी प्रकार डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर या डीपा लोगों की व्यक्तिगत जानकारी साझा करने का माध्यम बन रहा है। आज भारत में डीपीआई इकोसिस्टम पर आधारित अनेकों एप्लीकेशंस चल रही हैं जिनमें कुछ प्रमुख की चर्चा हम यहां पर करते हैं। पहला है आधार। यह सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों में डिजिटल पहचान स्थापित करके अनेक सेवाओं का दिया जाना संभव बनाता है। निजी क्षेत्र को इसका उपयोग करने के लिए कोई पृथक अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उपयोगकर्ता की सहमति प्राप्त करके कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। दूसरी बड़ी एप्लीकेशन है डिजी यात्रा। भारत में वर्ष 2022 में 18 करोड़ से अधिक लोग हवाई यात्रा के लिए हवाई अड्डों पर गए। इनकी संख्या नित्य प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डिजी यात्रा ने हवाई यात्रा को सरल बना दिया है और हवाई अड्डों पर भीड़ के नियंत्रण एवं लंबी लाइनों से निजात दिलवाने में बड़ी भूमिका अदा की है। तीसरा है डिजी लॉकर। उपयोगकर्ता डिजी लॉकर में अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे मेडिकल रिपोर्ट, इंश्योरेंस, पैन, विवाह प्रमाण पत्र, स्कूल और कॉलेज के प्रमाण पत्र आदि सुरक्षित रख सकते हैं और इन्हें कहीं पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज डिजी लॉकर के 15 करोड़ से अधिक यूजर हैं और इसमें 6 बिलियन दस्तावेज सुरक्षित हैं। फिर है यूपीआई या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जैसा मैंने पहले कहा, यह छोटे भुगतानों की एक बड़ी ऐप है। आज इसमें प्रतिमाह 8 बिलियन से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भारत की डिजिटल क्रांति के बारे में YouTube के चैनल नरेंद्र मोदी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध माननीय प्रधानमंत्री जी का यह भाषण सुनिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। डिजिटल क्रांति जहां एक ओर लोगों को सुविधा दे रही है, वहीं दूसरी ओर इसके नए खतरे भी उत्पन्न हो रहे हैं। इसने सरकारों को अपने ही नागरिकों पर जासूसी तक करने के लिए एक औजार दे दिया है जो नागरिक स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। फ्रांसीसी फिलोसोफर माइकल फोको का कहना है कि लगातार लोगों की जानकारी एकत्रित करने से अधिनायकवादी शासन की संभावना बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कानून भी राज्य को बिना किसी विशिष्ट जांच का उल्लेख करते हुए सर्वेलेंस करने की इजाजत देता है। कुछ साल पहले अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी पर नागरिकों की जासूसी करने के आरोप लगे थे।
बीबीसी न्यूज पर देखिए, विसिल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडन बता रहे हैं कि किस तरीके से एनएसए का सॉफ्टवेयर स्मर्फ लोगों को बिना जाने उनकी मोबाइल पर पूरा नियंत्रण कर लेता है, कैसे फोन को स्विच ऑन और ऑफ कर सकता है और कैसे लोगों के मोबाइल फोन से उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है और उनकी बातें सुन सकता है। I saw that all of our communications were being intercepted all of the time in the absence of any suspicion of wrongdoing. And this was something that was occurring without our knowledge, without our consent. He told us about a secret GCHQ training program codenamed Smurfs, after cartoon characters devised by the Belgian comic artist Peyo. Dreamy Smurf is the power management tool, which means turning your phone on or off without you knowing. Even if I've turned my phone off. Right. And then we've got Nosy Smurf. What's Nosy Smurf? Nosy Smurf is the hot miking tool. So for example, if it's in your pocket, they can turn the microphone on and listen to everything that's going on around you. Tracker Smurf. What's Tracker Smurf? That's a geolocation tool which allows them to follow you with a greater precision. They want to own your phone instead of you. इसी तरह पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ भारत में भी सरकार ने इसका उपयोग राजनीतिक लोगों, पत्रकारों आदि पर निगरानी रखने और उन पर जासूसी करने के लिए किया था। YouTube के चैनल पीपल्स डिस्पैच पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Pegasus basically has two things. One, it is targeting essentially smartphones. Now, smartphones are much more commonly used, and of course, they go with us wherever we go. And Pegasus not only infects the phone, but what it does, it also gets access not only to your data, but also to the mic on the phone and also the camera. That means even if you are not doing anything with the phone, it can actually record a conversation if the phone is there. So that's the level at which it is able to monitor. And then of course what is called exfiltrate, means send it out to what would be called the Pegasus service, which is generally deployed by the agency which buys the software. सरकारों की क्या बात करें, कॉरपोरेट जगत में तो आपकी जानकारी चुराने और उसका उपयोग या यूं कहे दुरुपयोग करने की होड़ सी लगी हुई है। कहते हैं कि लोगों की जानकारी एकत्र करने का काम सबसे पहले एप्पल कंपनी ने अपने iTunes सॉफ्टवेयर से शुरू किया था, परंतु अब गूगल इसमें सबसे आगे है। YouTube के चैनल एशियन ट्रेड टीवी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में गूगल के सुंदर पिचाई अमेरिकी संसद की समिति के समक्ष बता रहे हैं कि गूगल किस प्रकार लोगों की जानकारी एकत्र करता है। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Do you or do you not collect identifiers like name, age, and address? Yes or no? If you're creating an account, yes, and using an account, yes. Specific search histories when a person types something into a search bar. If you have search history turned on, yes. Device identifiers like IP address or IMEI. Depending on the situation, we could be collecting it, yes. GPS signals, Wi-Fi signals, Bluetooth beacons. Would depend on the specifics, but there may be situations, yes. GPS, yes. Yes, if you have location. Voice and conversations when using Google Voice products. We give an option to turn on or off. And But if a person didn't know it, voice and conversations when using Google Voice products. Yes. We only record when they initiated with OK Google and then say the terms after. Contents of emails and Google documents.
We store the data, but we don't read or look at your Gmail. You have access to them. As a company, we have access to them, yes. So you could. Saying you don't or don't, I'm not asking do you or don't. I'm saying you could, though there is a possibility. We have clear established policies on how we would do that data. And their privacy policies, speaking of that, has changed 28 times, including 8 times since January 2016. So I think the policies, and this is why I'm asking these questions. मजे की बात यह है कि गूगल अपने ही पेज पर आपको यह दिखाता भी है कि आपकी कौन सी जानकारी उसने एकत्र की है, परंतु हम में से अधिकतर को यह बात पता ही नहीं है। YouTube के चैनल ADY टेक पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में बताया गया है कि आप कैसे गूगल से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को देखकर सिहरन सी होती है कि पिछले दसियों सालों से आपने कौन से वीडियो देखे, क्या ईमेल की, क्या खरीदारी की, किससे बात की। ये सारी बातें आप स्वयं तो शायद भूल गए होंगे, लेकिन गूगल को आज भी याद हैं। आप ये वीडियो देखिए, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। गूगल से छिपा हुआ कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने फ़ोन में किसी ऐप पे वक्त बिताते हो, अगर आप फ़ोन में कुछ सर्च करते हो, ये सब गूगल देखता है और ये सब चीज़ मैं साबित करूंगा इसी वीडियो में। आपको करना क्या है, सिंपली अपने ब्राउज़र पे जाना है। ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको टाइप करना है माई एक्टिविटी। आप जब इस वर्ड को टाइप करोगे तो एक लिंक आएगा, उसको आपको ओपन करना है। जो सर्च रिजल्ट आएगा उनमें से सबसे पहला जो रिजल्ट होगा उस पर आपको क्लिक करना है और जाना है उस पर्टिकुलर साइट। अगर आपने अपना अकाउंट उस ब्राउजर में लॉग इन करके रखा है तो ये खुल जाएगा, अदरवाइज ये लॉग इन करने को कहेगा। आप एक बार लॉग इन कर लो अपने जीमेल को जो आप पर्टिकुलर यूज करते हो अपने फोन में डे टू डे लाइफ यूसेज के लिए, तो वो जीमेल आप यहाँ एंटर कर दो और लॉग इन करके जब आप आगे बढ़ोगे तो आप एक ऐसे पेज पे जाओगे जहां पे आपकी पूरी हिस्ट्री है, जो ये दिखाता है आपको कि आपके बारे में आपसे ज्यादा गूगल को पता है और पूरी की पूरी डिटेल एज इट इज रखी गई है जब से आपने अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट किया है। तो ऐसा नहीं, साल 2 साल की हिस्ट्री है वहां पे जब से आपने जीमेल अकाउंट क्रिएट किया। अगर आपने जीमेल अकाउंट 7 साल पहले 8 साल पहले क्रिएट किया हो तो उन 8 साल का पूरा कंप्लीट डेटा उस जगह अवेलेबल है कि आपने कब किस वक्त क्या किया था, वो सब वहां पे विजिबल है। साथ ही साथ ये वो इंफॉर्मेशंस है जो गूगल हमें दिखाता है। उन इंफॉर्मेशंस के बारे में हमें पता नहीं है जो गूगल कलेक्ट करता है और हमें बताता नहीं है। हमारी निजी जानकारी एकत्र करने वाली वेबसाइट और एप्लीकेशंस का कहना है कि वे ये जानकारी हमारी सहमति से ही लेती हैं, पर आपको ये याद भी नहीं होगा कि आपने किस किस ऐप को क्या क्या जानकारी एकत्र करने की सहमति दी थी। जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं उसी समय आपसे यह सहमति ले ली जाती है। ऐप के उपयोग की शर्त है कि आप सहमति दें। अगर आप सहमति नहीं देंगे तो आप ऐप का उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में बिना ज्यादा सोच विचार किए हम अपनी सहमति दे देते हैं। अक्सर आप सोचते हैं कि हमारे पास छुपाने के लिए है ही क्या, हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, पर आप ये नहीं सोचते कि आपकी निजी जानकारी का दुरुपयोग किस प्रकार से हो सकता है। इस बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की YouTube चैनल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध ये वीडियो देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। We're often not even conscious of what we're giving away. Really simple example, terms and conditions. Of course, they're written in a way that you don't read them, but you just accept those things because you want the benefit of the app. I get in return an amazing search service. I get an amazing music and book discovery service, a great shopping site. They can't even deal with navigating, saying no to the app and just accept that they have to give away their geolocation. They say, oh, I've got nothing to hide. I didn't commit a crime. I didn't do anything wrong. Convenience often trumps trust. We all have things that we want to keep private legitimately. We tend not to value privacy until it's too late. ऐसे में क्या वास्तव में हमारी सहमति का कोई मूल्य रह जाता है? सहमति किस बात की ली गई है, इस पर भी तो विचार करिए। गूगल मैप का उपयोग करने के समय हमसे लोकेशन साझा करने की अनुमति ली जाती है, पर एक बार अनुमति देने के बाद गूगल जीवन भर आपकी लोकेशन को ट्रैक करता है। क्या ये उचित है? हमारे जीवन का कोई भी हिस्सा आज निजी नहीं रह गया है और बड़े कॉरपोरेट से कुछ भी नहीं छुपा है। सोशाना जुबॉफ इसे सर्विलेंस कैपिटलिज्म कहती हैं। उन्होंने इस बारे में एज ऑफ सर्वेलेंस कैपिटलिज्म द फाइट फॉर द फ्यूचर एट द न्यू फ्रंटियर ऑफ पावर नाम की पुस्तक लिखी है। YouTube की चैनल अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी पर
क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में उपलब्ध उनके लेक्चर में सुशाना बता रही हैं कि सर्वेलेंस कैपिटलिज्म क्या होता है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं और उसके 3 अंश भी आपको दिखा रहा हूं। पहले अंश में वे बता रही हैं कि किस प्रकार बड़ी कंपनियां लोगों की निजी जानकारी का उपयोग पूंजी और कमोडिटी के रूप में कर रही हैं और लोगों की निजता को बेचकर इस जानकारी से करोड़ों कमा रही हैं। It rests on the discovery that private human experience was to be the last virgin wood available for extraction, production, commodification, and sales. People, that means us, we did become chattel for commerce. That's exactly what happened. And the results are shaking democracy to its core. They're transforming our daily lives. वीडियो के दूसरे अंश में सुशाना कह रही हैं कि मोबाइल फोन ने हमारी निजता का पूरी तरह से हरण कर लिया है, क्योंकि अब हम कंप्यूटर और इंटरनेट को अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं। We give you a little computer, you put it in your pocket, and you go. We'll call it a phone. What the heck? And it will go everywhere with you. And now we can get economies of scope, like where you are, and what you're talking about, and who you're with, and what transactions you're making, and maybe where you're eating and what you're eating, and who you're emailing or texting, or what kind of browsing you're doing while you're walking in the park or walking through the city. We can get your voice. We can get all kinds of things now. वीडियो के तीसरे अंश में वे कह रही हैं कि पूंजीवाद की इस नई शक्ति का नाम उन्होंने इंस्ट्रूमेंटेरियन पावर दिया है, जो चुपचाप छिपे हुए रूप में और दूर रहकर हमारी जासूसी कर रही है। उनका कहना है कि उन्हें इस बात का दुख है कि दुनिया के ये जीनियस वैज्ञानिक पर्यावरण सुरक्षा, गरीबी और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को सुलझाने के स्थान पर लोगों की जासूसी से एकत्रित जानकारी की पूंजी से धन कमाने में लगे हुए हैं। This new power is what I call instrumentarian power. It works its will remotely. It comes to us secretly, quietly. And if we ever know it's there, it might actually greet us with a cappuccino and a smile. Nevertheless, it represents a global means of behavioral modification and is the engine of growth for surveillance capitalism. We've now climbed a mountain. We've climbed the mountain of the division of learning. And we've peeked inside the fortress, into the AI hub, into these backstage operations. And what have we found? A frontier operation run by geniuses, funded by immense amounts of capital. Are they solving the climate crisis? Are they curing cancers? Are they figuring out how to get rid of all those plastic particles that now even are detectable in the Arctic snow? No, they're not doing any of that. Instead, all of that genius and all of that capital is dedicated to knowing everything about us and pivoting that knowledge to the remote control of people for profit. हार्वर्ड विश्वविद्यालय की विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर काम करने वाली प्रसिद्ध स्कॉलर शीला जैसनॉफ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि उनका मानना है कि सरकारें जानबूझकर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति से कुछ पीछे रखती हैं, जिससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से किए जाने वाले कामों का रेगुलेशन ठीक प्रकार से हो ही ना पाए और वे जो चाहें कर सकें। उनका कहना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण रखने की बड़ी आवश्यकता है, अन्यथा यह मानव सभ्यता के लिए खतरा हो सकती है। आपने मैट्रिक्स जैसी हॉलीवुड फिल्मों में देखा ही होगा कि अनियंत्रित प्रौद्योगिकी का परिणाम क्या हो सकता है। तो ये तो हुई जानकारी एकत्र करके उसका दुरुपयोग करने की बात।
परंतु डिजिटल युग में इंटरनेट के माध्यम से फेक न्यूज फैलाकर और भी अधिक नुकसान किया जा सकता है। YouTube के चैनल सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेट पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में इमरान अहमद बता रहे हैं कि किस प्रकार सोशल मीडिया का उपयोग नफरत फैलाने में किया जा रहा है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। But look, we have a general problem right now. There is an absolute tidal wave of disinformation and hate content flooding onto all types of social media. Why? Because there are a number of different types of bad actors who are doing that. There's literally foreign hostile states. There are extremists, both foreign and domestic. There are people who literally have built a business around engagement farming. So trying to get as much engagement for content as possible, often reusing, recycling old images of terrible atrocities and saying they're happening right now, trying to get people to amplify them. दिखाया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को महिमा मंडित करने के लिए किस प्रकार फेक न्यूज का सहारा लिया गया। डिजिटल युग में सावधान रहने की आवश्यकता केवल फेक न्यूज से बचने के लिए नहीं है। इसका असर तो शायद सीधा आप पर नहीं होगा, लेकिन इंटरनेट से फ्रॉड करने वाले लोग सीधा आपके धन और बैंक अकाउंट पर डाका भी डाल सकते हैं। इसका एक उदाहरण पहचान की चोरी या आइडेंटिटी थेफ्ट है। YouTube के चैनल साइबर मेड सिंपल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में बताया गया है कि आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है और कैसे इसके द्वारा आपका बैंक अकाउंट खाली किया जा सकता है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। First off, what is identity theft? Simply put, identity theft occurs when someone steals your personal information and uses it without your permission. This can include your name, social security number, credit card number, or other financial information. The thief can then use this information to commit fraud, like opening new credit accounts, making purchases, or even filing fake tax returns. So how does identity theft happen? There are several methods thieves use to steal your information. One common method is phishing. Phishing involves sending fake emails or messages that appear to be from a legitimate source, like your bank or a popular online store. These messages often contain links to fake websites that look real but are designed to steal your personal information when you enter it. Another method is skimming. Skimming devices can be placed on ATMs, gas pumps, or other card readers to capture your card information when you use them. Then there's data breaches, where hackers gain access to large databases of personal information from companies and organizations. This information is often sold on the dark web to other criminals. Now let's talk about the signs of identity theft. How can you tell if your information has been stolen? Some common signs include unexpected charges on your credit card or bank statements, receiving bills for services you didn't use, or getting calls from debt collectors about debts that aren't yours. आजकल इससे भी आगे बढ़कर डिजिटल अरेस्ट नाम का नया फ्रॉड शुरू हो गया है। इसमें आपको सरकारी एजेंसियों जैसे आयकर या ईडी का डर दिखाकर डिजिटल रूप से आपके घर में ही बंद कर दिया जाता है और फिर आप इन एजेंसियों के झूठे प्रकरण से बचने के लिए स्वयं ही अपना धन इन धोखेबाजों को दे देते हैं। बीबीसी न्यूज की इस खबर में आप लखनऊ की डॉक्टर रुचिका टंडन की कहानी देख सकते हैं। लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रुचिका टंडन से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए गए। उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया था। एक दिन मॉर्निंग में कॉल आया, हमें आपको फिजिकली अरेस्ट करने के इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं और 5 मिनट के अंदर पुलिस आपके पास पहुंच रही है। हमने सबको अलर्ट कर दिया है आपके आसपास के पुलिस स्टेशन में। कहा कि हम फिर भी बात करके अपने सीनियर से ये ट्राई कर सकते हैं कि आपको डिजिटल कस्टडी में रखा जाए। डॉक्टर रुचिका से कहा गया कि उनके खाते से रकम नरेश गोयल के खाते में गई, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग और तस्करी में इस्तेमाल किया गया है। कुछ ऐसा माहौल बनाया गया कि ना चाहते हुए भी उन्हें इस पूरी कहानी पर यकीन आने लगा। उन्होंने कहा था कि जो पैसा जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो नरेश गोयल का नाम लेते थे कि उनके अकाउंट में गया है। दूसरे दिन कोर्ट केस चलाया और उस कोर्ट में जज आते थे, एक सीबीआई ऑफिसर आते थे, अपने आईडीज़ दिखाते थे और फिर उन्होंने सर्विलियंस रूल्स बताए कि कैसे हमेशा कैमरा ऑन रखना है, कोई आ नहीं सकता है, किसी से बात नहीं करनी। जो फैमिली के अकाउंट्स थे, फंड्स वगैरह, जो इन्वेस्टमेंट्स थे, एफडीज़ थी, जिस तरीके की भी सेविंग्स थी, पॉलिसीज़ थी,
वो उन्होंने कहा कि उसको ब्रेक करना है। अराउंड 1 वीक में मैंने वो अलग अलग अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र किया। इस सबसे ये बात तो साफ है कि नागरिकों को इंटरनेट पर सेवाओं और सुविधाओं का उपयोग करते समय सावधान रहने की जरूरत है, परंतु इससे भी बड़ी जरूरत है कि सरकार डीपीआई के डिजाइन में ऐसे प्रबंध करे कि इस तरह की धोखाधड़ी की संभावना ही न बचे। सबसे पहले तो कानून में यह प्रावधान करना चाहिए कि सेवा को प्रदान करने के लिए आवश्यक कम से कम डेटा ही उपयोगकर्ता से लिया जाए। डेटा साझा करने के लिए एक बार दी गई सहमति को हमेशा के लिए सहमति ना माना जाए और हर बार नई सहमति लेने की आवश्यकता हो। दूसरी बात यह है कि डेटा के केंद्रीकरण के स्थान पर उसे बिखराकर फेडरेटेड रूप में रखा जाए, जिससे डेटा के ऐसे हनीपॉट बन ही न सकें जो डेटा चुराने वालों को आकर्षित करते हैं। टोकनाइजेशन और निजता को बचाने वाले उपायों का उपयोग तो अब किया ही जा रहा है। कानून में यह प्रावधान भी करना चाहिए कि सेवा प्राप्त करने के बाद अनावश्यक डेटा स्वयं ही डिलीट हो जाए, उसे लंबे समय तक रखने की अनुमति नहीं हो। कानून का पालन हो रहा है या नहीं, ये जानने के लिए ऑडिट भी अनिवार्य होना चाहिए। अनावश्यक होने पर लोकेशन का डेटा एकत्र ना किया जाए, जैसे डिजिटल पहचान या ई-केवाईसी के समय लोकेशन डेटा की आवश्यकता ना हो। डेटा का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन डेटा एकत्रित करने की अनिवार्य शर्त होना चाहिए। सिस्टम कितना अच्छा और सुरक्षित है, ये जानने के लिए समय समय पर एथिकल हैकिंग के टेस्ट भी किए जाएं। सर्वर पर रखी गई डेटाबेस से रॉ डेटा ना दिया जाए, बल्कि केवल हाँ या ना में क्वेरी की अनुमति हो। सहमति का प्रबंधन सेवा प्रदाता द्वारा ना किया जाकर डेटा ब्लाइंड थर्ड पार्टी द्वारा किया जाए, जो सेवा प्रदाता के लिए नहीं बल्कि उपयोगकर्ता नागरिक के लिए काम करे। संक्षेप में कहें तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज की जरूरत है, लेकिन इसमें सुरक्षा और नियंत्रण भी उतना ही आवश्यक है। आपकी सावधानी तो जरूरी है ही। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे प्रसंग में किसी नए विषय पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।